ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर। सर अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करी, बट जो हमारा आज का टॉपिक है वो इस टाइम पूरे नेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है, क्योंकि आज हम बात करने वाले जो अभी स्टेट में इलेक्शन हुए और स्पेशली जो बंगाल में हुए उसके बारे में। तो सर उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हाँ, ये 5 स्टेट का इलेक्शन था। जो 3 स्टेट में तो सिंगल फेस में था, और 23 तारीख को बंगाल का पहला फेस था और 29 तारीख का जो दूसरा फेस था। तमिलनाडु 23 तारीख को एक ही फेस में हो गया था। और उससे पहले केरल और पौंडीचेरी और असम का इलेक्शन था, और उसके रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को आने थे। कल वो रिजल्ट आ गए। उसके साथ साथ 7 जो बाई इलेक्शन थे असेंबली के, वो उसका इलेक्शन भी था। और जैसे उसके रिजल्ट आए तो, और सबसे ज़्यादा ध्यान जो है शोर है वो बंगाल पे था, कि बंगाल का क्या होना है। सारे देश की नज़र उस पर टिकी हुई थी, क्योंकि 15 साल से वहाँ ममता बनर्जी, जो ममता दीदी कहते हैं, टीएमसी का राज था, तो उसको ऊपर सारी नज़र थी। तो जो रिजल्ट आया वो कुछ लोगों को उम्मीद थी या कुछ लोगों की उम्मीद के खिलाफ आया। जो बंगाल में जो है इस बार बीजेपी 206 सीट लेके नंबर, बीजेपी जो है वो अपने बलबूते पे मेजोरिटी बना ली, और टीएमसी जो है 80 सीटों पर सिमट के रह गई। कांग्रेस का खाता इस बार खुल गया, 2 सीटें आई हैं, और लेफ्ट की भी 2 हैं, और एक नई पार्टी जो हुमायूं कबीर की है, जिसने ममता को नुकसान किया, वो भी 2 सीट लेके चलेगी। और उधर असम में बीजेपी की पहले गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। वहाँ जो है बीजेपी थर्ड टाइम अच्छी मेजोरिटी से आ गई है। कांग्रेस की सीटें काफ़ी कम रह गई, और इवन कांग्रेस का जो अपना गौरव गोगोई, जो मेन चेहरा था कांग्रेस की तरफ से, वो भी अपना इलेक्शन हार गया। और इलेक्शन तो इसमें जो तीनों मेन आदमी थे, जैसे गौरव गोगोई असम में, इधर बंगाल में ममता बनर्जी भी इलेक्शन अपना हार गई भवानीपुर से, और उधर तमिलनाडु में भी जो लग रहा था कि डीएमके बहुत बड़ा स्ट्रांग है, स्टालिन वहाँ था, कांग्रेस और स्टालिन थे, और बीजेपी जो है एआईडीएमके के साथ मिलकर लड़ रही थी। पर वहाँ स्टालिन भी इलेक्शन हार गया, और वहाँ एक नई पार्टी जो सी जोसेफ विजय, जो विजय फिल्म स्टार है बड़ा, उसकी नई पार्टी टीवी की थी, वो अपनी सबसे जो है बड़ी पार्टी बन के उभरी 108 सीटें के करीब। तो उसको 10-12 सीटें कम पड़ेंगी, पर वो शायद मैनेज हो जाएगी, तो वो कंफर्टेबली गवर्नमेंट बना लेगा। वहाँ एक नई लहर आई है। और जो तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स थी इतने दिनों में, एआईडीएमके और डीएमके की बीच चल रही थी, उसके बीच में एक नई जो होप दिखी है, और जो जैन जी ने वोट किया है, तो वो एक बड़ी बात है। और ये देखना पड़ेगा कि जो नया जो सितारा उभरा है, क्योंकि वहाँ पर साउथ में और तमिलनाडु में खास तौर से फिल्मी सितारे बहुत पुराने लीडर रहे हैं, और बड़े कामयाब लीडर रहे हैं, जिसमें करुणानिधि जी थे, वो फिल्म वो हाथ से थे फिल्म इंडस्ट्री से। एमजी रामचंद्रन बहुत बड़े लीडर थे, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हीरो थे। फिर उनके साथ एआईटी में जयललिता रही, वो भी बड़ी सक्सेसफुल लीडर रही। तो अब उसी कड़ी में ये जो है विजय जो जोसेफ है, वो जीत के आए हैं। अब वो ये टाइम आगे बताएगा कि भाई ये उसी तरह के मतलब कि उसी कद्दावर नेता बनेंगे, या कोई एक बुलबुला साबित होंगे, जैसे एजीपी और कई पार्टियां लुप्त हो जाती है, आम आदमी लुप्त होने पे। तो ये तो आगे पता चलेगा। और केरला में जो है बीजेपी का, ना तमिलनाडु में बीजेपी का कोई खास सह थी, ना कांग्रेस की, और केरला में बीजेपी का कोई सह नहीं थी। वहाँ तो कम जो यूडीएफ ग्रुप और एलडीएफ, ये 2 थे, एक लेफ्ट फ्रंट था और एक कांग्रेस लेड ग्रुप था। तो पिछली बार वहाँ 10 साल से जो है एलडीएफ थी, और तो इस बार जो है यूडीएफ, जो कांग्रेस लीड ग्रुप है, वो कंफर्टेबली मेजोरिटी में आ गया। हालांकि बीजेपी ने भी इस बार 3 सीटें वहाँ जीत ली, अपना खाता खोल लिया। और पौंडीचेरी एक छोटी स्टेट थी, वो 30 असेंबली की स्टेट है, उसमें बीजेपी और एनआर कांग्रेस जो है वो मिलकर लड़ रही थी, और इधर इधर जो कांग्रेस है वो डीएमके के साथ मिल रही थी।
तो वहाँ पर भी 18 सीट जो मेजोरिटी बीजेपी और एनआर कांग्रेस ने जीत ली, और कांग्रेस और डीएमके मिलकर 6 सीटें हैं, और 2 सीटें ये जो टीवी के पार्टी जो है ये उसने भी जीती है, और कुछ हुआ है तो वहाँ भी उसका आ गया है। तो कुल मिला के ये जो है इलेक्शन का रिजल्ट तो ये आया। और जो बाईपोल हुए, बाईपोल 7 इलेक्शन थे, उसमें ज़्यादातर बाईपोल में होता ये है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है, ज़्यादातर बाईपोल जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें उसी के उसमें आ जाता है। तो जैसे कर्नाटका में 2 सीट थी, वो 2 सीट तो कांग्रेस ने जीती, और 5 सीटें जो है बीजेपी ने जीती। वो उसमें से 1 सीट उसने महाराष्ट्र में जीती, और 1 सीट गुजरात में जीती, 1 त्रिपुरा में, और 1 नागालैंड में, और 1 बीजेपी के सहयोगी जो महाराष्ट्र में है एनसीपी सुनीता पवार, वो 1 सीट बारामती की उसने जीती। तो और बड़े रिकॉर्ड वोटर जीती, क्योंकि अभी पीछे अजीत पवार का देहांत हुआ था, तो उसकी वाइफ जो डिप्टी सीएम भी है एनसीपी की, वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो उसने अपील की। तो उसमें ज़्यादातर जो विपक्षी दल है, मेजर विपक्षी दल, उसमें कांग्रेस भी है, एनसीपी, शरद पवार भी है, और उद्धव ठाकरे भी है। जो महाविकास आघाड़ी है, उन्होंने अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया। तो एक तरह से अनअपोज था, वो छोटे मोटी पार्टियां लड़ रही थी, तो वो बहुत रिकॉर्ड वोटों से जीती थी। तो ये तो रिजल्ट मोटा मोटा ही सारा इन स्टेटों का रहा। बट इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है निकल के कि जो ये जीत और हार के कारण है, जैसा आपने बताया कि बंगाल में जो ममता जी हैं वो इतने पुराने टाइम से थी, तो क्या कारण रहे उसमें कि यहाँ पे सीटें बहुत पलटी हैं और बहुत लाइक नई जो सरकार थी उन्होंने एक्वायर किया है इनको, उसके थोड़े कारण के बारे में बताइए। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि हर जो इलेक्शन होता है उसके हार जीत होती है, हार जीत होती है तो उसके विश्लेषण भी होता है, उसके कारण भी खोजे जाते हैं। तो इसमें जो सारा जो इस बार इलेक्शन का शोर था, वो सारा बंगाल पे था, जो सबकी नज़र बंगाल पे थी। बाकियों पे इम्पॉर्टेंट तो हर स्टेट होती है, पर ज़्यादा मसला बंगाल पे था, क्योंकि जिस हिसाब से बंगाल इलेक्शन लड़ा जा रहा था और जिस हिसाब से ममता बनर्जी लड़ रही थी, तो उस पर ये था कि ये इलेक्शन जो है एक तरह से टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन था। ये समझ लो कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन लड़ रहा था, और अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो वाकई बहुत आश्चर्य की और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जिस हिसाब से घेरा घारी हुई, जिस हिसाब से हुई, तो उसमें जो है ये बात पक्की होगी कि ये इलेक्शन उसमें बीजेपी तो एक पार्टी रही, और इलेक्शन कमीशन और जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल टोटली एक तरफा झुका हुआ दिखा, मतलब कि एक तरफा था। वो मिलके जैसे तीनों ने मिलके इलेक्शन लड़ा और ममता बनर्जी को हराया। और इसकी शुरुआत तो देखो इलेक्शन कमिश्नर जी ने कि 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन था। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जब बीजेपी की सीट जब 400 पार का नारा दिया, 240 से सिमट गई, तो भी इनको अमित शाह मोदी जी को इनको समझ में आ गया कि आगे मामला खतरा है। क्योंकि उस टाइम तक तो एलिगेशन सिर्फ ये आता था कि ये जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, इसमें गड़बड़ होती है, और उनको भरोसा था कि 400 पार कर जाएंगे। पर जब वो नीचे रह गए, और उसमें भी 240 जब सीट ये आई कि जो सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके हस्बैंड उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में क्लेम करके बड़ा कैलकुलेट कर कहा कि अगर बीजेपी उसकी ईवीएम और काउंटिंग में गड़बड़ नहीं करती तो कम से कम 79 सीटें और घट जाती। तो मतलब कि 240 में से अगर 79 सीट गिरती तो उसका मतलब बीजेपी बिल्कुल बाहर थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का खुद का इलेक्शन वाराणसी का वो खतरे में था, इसलिए वो कह रहे कि वो भी सब गड़बड़ करके जीता गया। और पर अपोजिशन जो है 240 पे खुश करके खुश हो गई थी, पर इन्होंने अमित शाह जी ने और मोदी जी ने भाप लिया। तो उन्होंने उसी टाइम से इलेक्शन का सारा मामला शिकंजा लेने किया। सबसे पहले तो इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की चुनने की प्रक्रिया थी वो चेंज की। पहले जो इलेक्शन कमीशन को चुनते थे, एक प्राइम मिनिस्टर होता था, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। उसमें अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के एक प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक एलओपी, इसका मतलब हुआ कि जिसको चाहे उसको करे। फिर अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश्वर कुमार जैसे को चुना और उनके साथियों को चुना। उसके बाद फिर कानून में लाके ये कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उसके अमेंडमेंट करके उसको लीगल इम्यूनिटी दे दी, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कार्रवाई नहीं हो सकती, भले उसको जैसे जजेस होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, उस तरह से उसको इम्यूनिटी दे दी।
और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो काम करना शुरू किया, पहले तो बिहार में एसआईआर के हड़बड़ाहट में की, और सारा काम वहाँ किया, स्टार्ट तो वहीं से कर दिया था। और बंगाल एक ऐसा स्टेट था कि जहाँ तक अब तक जहाँ हो रहा था वहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी इन्हीं की थी, तो सब कुछ आसान था। पर बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट टीएमसी की थी, तो इन्होंने एसआईआर किया और अपने मन मर्जी के सारे अफसर भेजे, सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया, मन मर्जी के अफसर बिठाए, और वहाँ एसआईआर के नाम पे 91 लाख वोट काट दिए। और उसमें से ज़्यादातर जितना माइनॉरिटीज़ का वोट था, जितना जो भी लगता था कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उन्होंने पिछली कॉन्स्टिट्यूंसी का हिसाब लगा लिया कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में टीएमसी की बढ़त थी वहाँ वोट सबसे ज़्यादा काटे। और 27 लाख वोट तो आखिर में तक रहे, जो ये थे कि सिर्फ वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का बहाना करके करे। और लोगों ने कहा भी कि 27 लाख वोटों को तो बहुत छोटी बड़ी मामला है, इनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आराम से कह दिया कि अब नहीं होगा तो अगले इलेक्शन में कर लेंगे। और जीत का और हार का मार्जिन तकरीबन 26-27 लाख ही है इन दोनों पार्टी के बीच में। तो ये जो है साफ दिखता है कि भाई ये मामला सारा तय था और ये करना ही था। तो सबसे बड़ा कारण तो हमें यही समझ में आ गया। और और आसाम में इन्होंने ये काम कर रखा था पहले से ही कि डिलिमिटेशन की। वो डिलिमिटेशन पहले इलेक्शन था, डिलिमिटेशन में जानबूझ के ऐसी सीटें करी जो है कि जो बीजेपी के फेवर में, नंबर ऑफ वोट का इन्होंने नहीं देखा, नंबर ऑफ सीट का हिसाब लगा के ऐसा कर दिया कि जो कांग्रेस डोमिनेटेड सीट थी उनकी गिनती कम हो जाए, और जो बीजेपी डोमिनेटेड सीट है वो डिलिमिटेशन में इलेक्शन कमीशन के थ्रू सब कुछ कर लिया। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक्चुअली ना बीजेपी की सह थी ना कांग्रेस की, बीजेपी 25 सीटों पर लड़ रही थी और वो कांग्रेस हुई। तो इनकी एक स्ट्रेटेजी वाइज ये कर लिया कि भाई लोग कल को ये ना कहे कि बंगाल में गड़बड़ की तो फिर ये तमिलनाडु में कैसे हार गए, उसमें केरला में कैसे हार गए। तो जानबूझ के स्ट्रेटेजी रची गई कि एक जगह फोकस कर लो, एक बार बारी बारी स्टेट में कब्जा कर लो। इस बार इनका फोकस टोटल बंगाल पे था और असम इनको रिटेन करना ही था। और बंगाल को हराने के लिए और इन सब स्टेटों में हराने के लिए जो इलेक्शन के बीच में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो नारी वंदन बिल ले आए थे, जो वुमेन रिजर्वेशन का, जो इनको पता था वो गिरना है, क्योंकि वो वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं था, वो डिलिमिटेशन का बिल था। तो वो जो गिर गया, तो पहले से इसका बहाना ढूंढ लिया कि इलेक्शन, इन्होंने पता था कि जो इन्होंने करना था वो सारा तय थी, स्क्रिप्ट पूरी तय थी। पर इन जानबूझ के इलेक्शन वो लिया कि जब हारेंगे तो हम कह देंगे कि आपने वुमेन का बिल का विरोध किया है, इसलिए वुमेन्स ने आपके खिलाफ वोट नहीं दिया। उसका लॉजिक ढूंढने के लिए उसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। वो वुमेन बिल इसलिए लाया गया था कि जिन स्टेटों में हारेंगे तो हम कह देंगे कि वुमेन जो है। और केरला में जो है बीजेपी का कोई लेन देन नहीं, उसमें दोनों दुश्मन उसी के थे। एक लेफ्ट फ्रंट था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी। कोई भी हारे जीते बीजेपी का उसका कोई लेन देन नहीं था। हाँ, बीजेपी ने इस बार ये बात पक्की कर ली कि हाँ एंट्री कर ली, खाता 3 सीटें कर ली। अगली बार जो इलेक्शन आएंगे उसमें देखना बीजेपी अपने इलेक्शन कमीशन के थ्रू, एक इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, प्लस ईडी सीबीआई वगैरह है, इन सब का इस्तेमाल करके पूरे देश में कब्जे का माहौल ये चल रहा था। तो और पौंडीचेरी एक छोटा है, उसमें तो उसके बारे में तो कोई खास ऐसी बात है नहीं। वायनाड कांग्रेस पहले कांग्रेस का हिस्सा था और वो बीजेपी से मिल गया, तो वहाँ लोकल था, तो ये जीत के मेजर बात रहेगी। इस तरह से जो है इलेक्शन जीता गया। इसमें मतलब एक बात हम और कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ऑपोजिशन है वो खूब ज़ोर से पहले चिल्लाती थी और बाद में भी चिल्लाती रही कि बिहार में भी ऐसे ही कहा कि सब गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार तो ये भी हुआ कि तेजस्वी इलेक्शन ना लड़े, और बंगाल में भी हमने सबको शोर मचाया, सारी पार्टीज़ ने कहा गड़बड़ चल रही है, सबको दिख रहा था। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, खुद कोर्ट में वकील की ड्रेस पहन के खुद अपना केस लड़ा, और उसके बाद इलेक्शन लड़ा। तो जब हम इलेक्शन लड़के हार जाते हैं तो इसका मतलब समझ लो कि हमें उसमें ये सारे जो षड्यंत्र जितने धांधली है उसको हम लेजिमेट कर रहे हैं। तो अब हम हारने के बाद जब कोई भी पार्टी कहती है कि गड़बड़ हुई है, तो फिर लोग कहते हैं कि ये बहाना है, ये तो हारने के बाद बहाने ढूंढते हैं वो लोग। तो उसका तरीका यह था कि अपोजिशन को इलेक्शन में जब ये लग रहा है कि सब कुछ सारी मशीनरी एक तरफा है और फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, तो टोटल इनको हिम्मत करनी चाहिए थी पॉलिटिकली कि इलेक्शन का बहिष्कार करो। सीधी सी बात है, ऐसे जब ये पता है कि रिजल्ट ये होना है, ये सब गड़बड़ होनी है, तो उसमें
रिस्क लेना चाहिए पहले से ही। इलेक्शन का बहिष्कार कर दोगे तो ज़्यादा, या कंबाइंड होकर पूरा अपोजिशन एक तरफ लड़े, सड़कों पर उतरे, या बहिष्कार पे, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में जो बीएनपी है, शेख हसीना, जो शेख हसीना थी, वहाँ उस पर ये एलिगेशन था कि इंस्टीट्यूट करके वो कर रही थी। तो जो अपोजिशन थी वो 2-3 इलेक्शन से लड़ी नहीं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। और जब वहाँ विद्रोह हुआ, जनता का जैन जी आई, उसके बाद वो सरकार गिरी, जब इलेक्शन हुआ वो, तो फिर इलेक्शन हुआ। और वहाँ जो अपोजिशन पार्टी, जो खालिदा जिया की पार्टी थी, जब उनका बेटा जो रहमान अब प्राइम मिनिस्टर बना है, उनकी बीएनपी पार्टी सरकार में आ गई। तो यही हाल यहाँ पर है कि यहाँ जो है इलेक्शन के, मतलब कि साफ सबको, पूरे पत्रकार सब है रेडियो में, सब जो टीवी पे देख रहे, जो भी इंडिपेंडेंट पत्रकार और घूमने वाले थे, कोई नहीं मानने को तैयार था कि ममता बनर्जी हार सकती है। और सिर्फ वही जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मेन मीडिया तो सारा बिकाई हुआ है, वो अकेला हवा बना रहे थे। अदरवाइज ग्राउंड पे तो बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहा था। तो ये सब चीज़ें, ये कारण समझ में ये आए मुझे। ओके, सो सर हमें ये तो समझ में आया कि इसके क्या कारण थे, वेस्ट बंगाल में ऐसा क्यों हुआ, और एक्चुअली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ममता जी को कोई इतने बड़े मार्जिन ऑफ नंबर से हरा सकता है, बट वो हुआ। तो सर इसका हमारे आने वाली जो राजनीति है, जो आने वाली चीज़ें, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, देखो, इसका असर तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी पे, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे इसका गहरा असर पड़ेगा। और एक ही झटके में दो बड़े अपोजिशन के लीडर थे। स्टालिन चीफ मिनिस्टर था, और वो अपने डीएमके का बड़ा बेस है, और इधर ममता बनर्जी जो इतनी 34 साल के कम्युनिस्ट पार्टी को हरा के इतना स्ट्रांग बेस बनाया हुआ था। दो बड़े लीडर अपोजिशन के एकदम से धाराशायी हो गए। तो उससे एक तो ये लगता है कि बीजेपी और जो मोदी जी हैं, जो इनका इंस्टीट्यूट का जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीबीआई है, ईडी है, इनका यूज़ करके तमाम ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ को, और जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, छत्रप हैं, जो भी हैं, वो तब बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। तो मतलब वो बिल्कुल अपोजिशन के, विदाउट अपोजिशन डेमोक्रेसी चलाना चाहती हैं। तो उसमें इनके दो फार्मूले हैं बीजेपी के। एक तो कुछ पार्टियों को साथ लगा के ख़त्म किया, और कुछ को जो स्ट्रॉन्ग विरोध में, उनके खिलाफ सारी एजेंसी लगा के उनको इलेक्शन में हरा के ख़त्म कर रहे हैं। अब अगर आप ग्राफ देखो, बीजेपी ने जो अपने साथ लगा के, जो विदेश में साथ में ख़त्म कर दी, पार्टियाँ ख़त्म करी है पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में पीडीपी को अपने साथ लगा ख़त्म किया। उसके नीचे जो है पंजाब में अब अकाली को ख़त्म किया, और अब आपको ख़त्म करने की तैयारी में है। फिर जो है हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को, और जो लोक दल है उसको ख़त्म किया। यूपी में मायावती को अपने साथ लगा के बिल्कुल ख़त्म किया। बिहार में नीतीश कुमार जी को निपटाई दिया, तकरीबन चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनके नाम से इलेक्शन लड़ा और उनको हटा दिया। तो अब जहाँ जहाँ लगी उनके साथ पार्टी लगी। बंगाल में अब देखो टीएमसी को हाशिए पे ला दिया। तो असम में कांग्रेस को तोड़ के जो हेमंत बिस्वा को साथ में साथ लिया। नॉर्थ ईस्ट से तो सारी जो रूलिंग पार्टी उसके यहाँ चली जाती है। और फिर महाराष्ट्र में सबसे पुरानी शिवसेना इनका अलायंस थी, उस पार्टी को तोड़ा, एनसीपी के टुकड़े किए, उसको ख़त्म किया। उड़ीसा में बीजेडी को ख़त्म किया। कर्नाटका में जेडीएस को ख़त्म किया। तो मतलब आप देखो, मतलब कि मैं कुछ नाम हो सकता है भूल जाऊं, तो कहीं भी देख लो। फिर अपोजिशन में अब तेजस्वी को बिल्कुल साइड क्लाइन कर दिया। और अब नेक्स्ट जो आप बता रहा हूँ कि जो टारगेट है, अब इनका 2 स्टेट के टारगेट है। एक तो अब अगले साल आएगा यूपी में इलेक्शन, और दूसरा इलेक्शन आएगा पंजाब में। अब पंजाब में तो वो आम आदमी पार्टी है, उसके साथ एमपी तोड़े हैं, तो हो सकता है राघव चड्ढा जैसे को सीएम बना के कुछ करे। हालांकि पंजाब में इनका कोई असर ज़्यादा है नहीं, पर हाँ ये कि पंजाब में एंट्री हो जाएगी, और पंजाब में अब आगे टूटेगी तो वहाँ कांग्रेस की नंबर आएगा इस बार, अगर आएगा तो आम खराब होगी। और दूसरा फिर टारगेट है मेन यूपी में अमित शाह जी के और मोदी जी के जो है, इनके 2 टारगेट। एक तो पीडीए का ध्वस्त करेंगे अखिलेश यादव को, और ऑपोजिशन ख़त्म करते करते अमित शाह जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो नेक्स्ट जो मोदी के बाद कौन है उसकी लड़ाई शुरू हुई है। तो वो बीजेपी में से भी अपने कांटे सारे दूर कर रहे हैं। उसने पहले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश हटाया, वसुंधरा को राजस्थान हटाया, डॉक्टर रमन सिंह को अपने छत्तीसगढ़ से हटाया। और जितने सीएम जो नए चेहरे दे रहे हैं,
वो सारे ऐसे इदारे हैं जो आगे अमित शाह के लिए चैलेंज ना बन सके। अब उनके लिए सबसे जो पोटेंशियल चैलेंज है वो योगी है, तो उनके टारगेट पे दोनों ही हैं, मतलब कि अपनी पार्टी के में अंदर भी जो विरोधी है उसको भी टारगेट करना है और जो अखिलेश यादव है उसको भी टारगेट करना है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में ये सब देखना कि इसका क्या असर ये पड़ेगा कि अब सारा फोकस अब जैसे बंगाल पे कब्जा कर लिया, अब फोकस यूपी और पंजाब पे रहेगा अगले साल। दो में बड़ी स्टेट पे इसमें इलेक्शन है और कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी में अंदरूनी वहाँ भी झगड़ा चल रहा है कि असम में हेमंत बिस्वा बहुत मजबूत होकर उभरे हैं, पर आरएसएस और पुराने जो बीजेपी वाले हैं वो कहते हैं कि हेमंत बिस्वा ने कांग्रेसीकरण कर दिया पूरी बीजेपी का। जो पुराने लॉयलिस्ट थे आरएसएस के बीजेपी के, बीच में चिट्ठी भी लिखी गई, आरएसएस की तरफ भी चिट्ठी लिखी गई और जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे सोनेवाल उसने भी चिट्ठी लिखी कि सबको दरकिनार करके सारे कांग्रेसियों को टिकट दिए। तो वो भी एक बड़ा अंतर्विरोध चल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि हेमंत बिस्वा बनेंगे नहीं बनेंगे और बनेंगे तो कितने दिन टिकेंगे, क्योंकि बीजेपी में ये भी बहुत अंतर्क्रिया चल रहा है कि जो बीजेपी आरएसएस के मूल हैं उनका क्या रहेगा। पर कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को फ़ायदा और नुकसान होगा पता नहीं। अब इन सब खत्म होने के बाद राहुल गांधी अब अकेले लीडर रह जाएंगे, नेचुरल लीडर राहुल गांधी को उन्होंने बना दिया। पर कुल मिला के डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान है। जो हारी है तो हिंदुस्तान की संस्कृति हारी है, हिंदुस्तान का प्रजातंत्र हार रहा है, और जो हार रहा है तो हिंदुस्तान का संविधान हार रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो आना जाना रहेगा, पर जो ये नुकसान हो जाएगा, जो संस्थानों को नुकसान है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। और वो देखो आगे किस तरह से क्या पॉलिटिक्स चलती है, और पूरा ध्यान दुनिया में हमारी क्या हैसियत है उस पर ध्यान नहीं है। तो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है हमें कोई पूछ नहीं रहा, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, उस पर ध्यान नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान है कि कुछ लोगों के हाथ संसाधनों को बेचना, एक ही अमीर आदमियों को, जो 2-3 आदमी बचे हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिर्फ इलेक्शन पे कब्जा करना। पूरा फोकस प्रेजेंट जो लीडरशिप है उसका ध्यान इस पे है। डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस चीज़ पे फोकस नहीं है पार्टीज का कि देश कहाँ जा रहा है। उनका फोकस ये है कि उनके हाथ में क्या आ रहा है, और अल्टीमेटली ये चीज़ देश को हार्म कर रही है। बिल्कुल सही चीज़ें हैं सर। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। बहुत सारी चीज़ें हमें इससे समझ में आई। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बता सकते हैं।